डोमेन 1 सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आज हम रिस्क मैनेजमेंट को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आती हैं किसी भी रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं थ्रेट्स और वनरेबिलिटीज़, और फिर हम यहाँ पे समझते हैं कि एसेट क्या होता है। थ्रेट होता है एनी नेचुरल और ह्यूमन मिस्टेक, कि अगर कोई फ्लड आ गया या कोई लाइटनिंग हो गई या किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की वजह से, मेल फंक्शन की वजह से आग वगैरह लग जाती है, और एन इवेंट विच कुड हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एन एसेट और ए प्रोसेस, इसे हम थ्रेट कहते हैं। तो वो कुछ भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ, आपकी मिस्टेक से हुआ, या आपके पास प्रॉपर कंट्रोल्स नहीं होते, उसकी वजह से जो होता है उसे हम थ्रेट कहते हैं। वनरेबिलिटी है एब्सेंस किसी भी कंट्रोल का, जिसकी वजह से कोई भी एसेट या प्रोसेस को किसी किस्म का थ्रेट हो और उससे आपको किसी किस्म का भी नुकसान हो। अब कोई भी वो वनरेबिलिटी हो सकती है सिस्टम के अंदर जिसका आपको नहीं पता था, या पता भी था और आपने उसे प्रॉपरली टाइमली पैच नहीं किया। अब एसेट को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो वो होता है ए रिसोर्स और ए प्रोसेस और ए प्रोडक्ट और सिस्टम दैट हैज़ सम वैल्यू। जैसे कि हमारे पास इसके अंदर दो कैटेगरीज आती हैं, एक टेंजिबल एसेट्स होते हैं, एक इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। टेंजिबल एसेट्स होते हैं जो चीज़ें आप टच कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स हैं आपके, सॉफ्टवेयर हैं, डेटा है या रिकॉर्ड्स हैं आपके। इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं जो कि प्राइवेसी है या आपके पब्लिक इमेज है या एथिक्स हैं, ये सारी चीज़ों को हम इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर काउंट करते हैं। अब जब भी हम कोई रिस्क कैलकुलेट करते हैं तो उसे कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि हम उसकी एसेट वैल्यू रहते हैं, फिर हम उसका थ्रेट इम्पैक्ट देखते हैं कि कितना है और प्रोबेबिलिटी कितनी है कि ये किसी किस्म का थ्रेट आएगा। इसके बाद दूसरा तरीका ये भी होता है रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए कि हम देखते हैं कि थ्रेट मल्टीप्लाइड बाय वनरेबिलिटी, कि थ्रेट कितना है और उसकी वनरेबिलिटी कितनी है। अब अगर एक वनरेबिलिटी नहीं है तो वो सिर्फ थ्रेट है उसका, तो वो हम उसे रिस्क कंसिडर नहीं करेंगे। इसी तरह अगर एक रिस्क के अंदर थ्रेट है और वनरेबिलिटी नहीं है तब भी उसे रिस्क कंसिडर नहीं किया जाता। अब हमारे पास इसी तरह दो एग्जांपल्स आती हैं, क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस और क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस। क्वालिटेटिव होता है जो कि सब्जेक्टिव है अप्रोच, एंड ये अवॉइड करता है किसी भी किस्म के नंबर्स के, इसके अंदर किसी की मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होती है। वेयर एज ऑन क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, इसकी स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं टू द कंपोनेंट्स, कि कोई भी जो भी आपका आइटम है जैसे कि कंप्यूटर है या सर्वर है या कोई भी ऐसी चीज़ है, उसके साथ एक उसकी वैल्यू एसोसिएटेड होती है। जब उसके साथ वैल्यू होती है तो आप उसे फाइनेंशियली या किसी भी तरह मैथमेटिकली उसे कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ओवर द पैसेज ऑफ टाइम। वेयर एज ऑन क्वालिटेटिव एनालिसिस आपकी एक अप्रोच होती है कि उस चीज़ की वैल्यू कितनी है, जैसे आपका डेटा पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन लूज़ हुई है तो उसका कितना एक इम्पैक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा। अब ये इस तरह का हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं जब भी कैलकुलेट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्क। इसके अंदर हमारे पास लाइक्लीहुड होता है या इम्पैक्ट होता है, और हम इसे कंसिक्वेंस भी कह सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक लैपटॉप किसी किस्म का गायब हुआ है या चोरी हो गया या ख़राब हो गए, तो उधर हम देखते हैं कि उसकी पॉसिबिलिटी यानी लाइक्लीहुड क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो जब हम देखते हैं कि पॉसिबिलिटी एक लैपटॉप के चोरी होने के या गायब होने के या ख़राब होने के इट्स लाइक्लीहुड के अंदर पॉसिबल है, लेकिन उसके अंदर जो डेटा था हमारे पास वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो उसे हम इस कैटेगरी के अंदर मीडियम हाई के अंदर प्लेस करते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास कोई सर्वर डाउन होता है, जो कि बहुत चांसेस हैं क्योंकि 24 आवर्स वो चल रहा है और उसके अंदर हम ऑपरेशंस कर रहे हैं और उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो हम उसे यहाँ पे प्लेस करते हैं कि उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत हाई होगा। तो इस तरह के मैट्रिसेस यूज़ किए जाते हैं जब भी हम किसी किस्म की रिस्क एनालिसिस करते हैं। अब रिस्क आइडेंटिफिकेशन के अंदर जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आता है, जैसे हम इसके अंदर इसकी 4 कैटेगरीज में डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क को, नंबर 2 हम उसे असेस करते हैं, फिर हम उसका रिस्पांस उसके ऊपर देते हैं कि इसे हम किस तरह फिक्स करेंगे, और फिर हम उसे मॉनिटर करते हैं और फिर उसे रिपोर्ट करते हैं। तो ये एक सर्कल के अंदर राउंड एंड राउंड चलता रहता है जिसके अंदर चेक करते हैं।
अब हम देखते हैं कि एसेट वैल्यूएशन क्या है। जो भी क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव वैल्यू होती है किसी भी एसेट की, उसे हम रिस्क आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव के अंदर देखते हैं। इसके अंदर हम जो चीज़ें कंसिडर करते हैं वो उसकी इनिशियल मेंटेनेंस कॉस्ट है कि कितनी मेंटेनेंस कॉस्ट उसके अंदर रिक्वायर्ड होगी, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या वैल्यू है, पब्लिक में उसकी क्या वैल्यू है, और इसका कंट्रीब्यूशन हमारे रेवेन्यू के लिए क्या है। बाज़-औक़ात अगर आपका सर्वर डाउन हुआ है या सर्वर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है बाहर मार्केट के ऊपर, तो आपके मार्केट में शेयर्स डाउन होने की पॉसिबिलिटी होती है। अब थ्रेट एनालिसिस के अंदर हम देखते हैं कि हम डिफ़ाइन करते हैं, डिफ़ाइन एंड आइडेंटिफाई द पॉसिबिलिटी कि कितने चांसेस हैं वो होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी एंड इम्पैक्ट कि वो कितने दफ़ा साल में हो सकता है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है होने की। अब अगर आपके पास प्रॉपर सिस्टम्स इन प्लेस हैं तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन जब हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी हाई अवेलेबिलिटी की बात की थी, तो जब हम प्रोबेबिलिटी को कम करते हैं तो हाई अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, और जब हाई अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है तो आप यानी 2 या 3 चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ 1, तो उसके अंदर आपकी ओवरऑल कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। तो थ्रेट एनालिसिस के अंदर आपको ये भी देखना होता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग को कम करने के लिए अगर आपकी एवरेज कॉस्ट ऊपर जा रही है, देन इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप उस किस्म की चीज़ें आप प्रैक्टिस करें। वनरेबिलिटी असेसमेंट के अंदर हम देखते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट और ए मेथड टू मिटिगेट द सिचुएशन, कि ठीक है हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये प्रॉब्लम्स हैं, इसे हमने सॉल्व किस तरह करना है, और अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम आती है तो हम इसे किस तरह टैकल करेंगे इन द लॉन्ग रन। अब रिस्क एनालिसिस इसके बाद आता है। इसके अंदर भी हमारे पास 5 कैटेगरीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आइडेंटिफाई करते हैं एसेट को कि हमारा एसेट है क्या, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी सेंसिटिविटी क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब थ्रेट फ्रीक्वेंसी एंड इम्पैक्ट के अंदर हम देखते हैं, हम डिफ़ाइन करते हैं स्पेसिफिक थ्रेट्स और एज रिस्क आइडेंटिफिकेशन के उसकी रिस्क किस किस्म के हैं। अब उसके अंदर हमारे पास डीडॉस अटैक्स भी आ जाते हैं, आपके पास डीएनएस अटैक्स भी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको उधर कैलकुलेट करनी होती हैं। फिर हम कैलकुलेट करते हैं एनुअल लॉस ऑफ एक्सपेक्टेंसी के कितनी दफ़ा चांसेस हैं कि एक ईयर के अंदर ये चीज़ होगी। इसकी हम एक एग्जांपल बाय द एंड ऑफ द लेक्चर देखेंगे, जिसके अंदर हम ये कैलकुलेट करके एक वैल्यू और एक नंबर के ऊपर आएंगे, जिस तरह हमें पता लगेगा कि ये इसके क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। अप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स क्या हैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन और रिस्क ट्रीटमेंट के लिए, और फिर हम कैलकुलेट करते हैं उसका ALE जो कि हमने कैलकुलेट एनुअल लॉस ऑफ एक्सपेक्टेंसी किया है टू सेफगार्ड टू रिस्क मिटिगेशन। अब क्वान्टिफाइबल मेजर्स ऑफ इम्पैक्ट के लिए हमारे पास एक नॉर्मल फार्मूला होता है ALE इज़ इक्वल टू विच इज़ एनुअल लॉस ऑफ एक्सपेक्टेंसी, के एनुअली हमारी एक्सपेक्टेड है कि हम इतना एक लॉसेस के ऊपर होगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं कि सिंगल लॉस ऑफ एक्सपेक्टेंसी एक सिंगल टाइम उसकी क्या वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय एनुअल रेट ऑफ एक्सपेक्टेंसी विच इज़ ARO। तो SLE इज़ इक्वल टू एसेट वैल्यू इनटू एक्सपोजर वैल्यू विच इज़ मेजर ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ दी कंसिक्वेंस। अब यहाँ पे क्योंकि सिंगल लॉस ऑफ एक्सपेक्टेंसी हमने देख लिया, एनुअल रेट ऑफ अकरेंस का हमें पता है कि कितनी दफ़ा साल में वो हो सकता है, उसे हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं सिंगल लॉस ऑफ एक्सपेक्टेंसी से जो कि एसेट वैल्यू इनटू एक्सपोजर वैल्यू है। इसे हम देखेंगे बाय द एंड ऑफ द लेक्चर। ये एग्जांपल है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे पास एक वर्क स्टेशन है, उस वर्क स्टेशन की हम एसेट वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि $10,000 है फॉर एग्जांपल। अब उसका एक्सपोजर फैक्टर क्या है कि उसके चांसेस क्या हैं कि अगर वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गया है या उसके अंदर कुछ पार्ट्स उसके बचे हैं जो कि आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं कि आपका सर्वर टोटली बैठ गया है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो 100% लॉस है उसके अंदर। अब सिंगल लॉस ऑफ एक्सपेक्टेंसी हमने इसकी निकाली विच इज़ एन एसेट वैल्यू AV इंटू एक्सपोजर फैक्टर, वो हमारे पास 10,000 आ गया। एनुअल रेट ऑफ अकरेंस हम देखेंगे इसकी कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक वर्क स्टेशन 25 टाइम्स एक साल के अंदर ख़राब होता है, तो एनुअलाइज लॉस ऑफ एक्सपेक्टेंसी इसकी 250,000 हो जाती है। उसके अंदर हमने इस तरह कैलकुलेट किया है कि हमारा ये वर्क स्टेशन जो सर्वर था वो $5,000 का था, प्लस पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन उसके अंदर हमने कैलकुलेट की कि वो $5,000 की थी पर लॉस एक मशीन के ऊपर। तो हमारे पास उसकी ये AV आ गई एसेट वैल्यू, 100% लॉस था ये जो हमारी एक्सपोजर फैक्टर था, लॉस ऑफ वर्क स्टेशन इनटू EF इज इक्वल टू SLE विच इज़ ए सिंगल लॉस ऑफ एक्सपेक्टेंसी, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है।
अब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 25 वर्क स्टेशन एक साल के अंदर ज़ाया हुए हैं या गायब हुए हैं, तो हम उसे इस तरह देखते हैं कि एनुअल रेट ऑफ अक्ररेंस ARO 25 हैं, तो उसे हमने यहाँ से ARO निकाल लिया 25, और फिर जब हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं बाय 10,000 तो हमारे पास 250,000 आ जाते हैं, जो कि हमारे एनुअलाइज लॉस है जो कि हम इनकर करेंगे किसी भी सर्वर को लूज़ करने के लिए। अब इसी तरह हम अगर किसी सॉफ्टवेयर का देखते हैं, अगर हम परचेज़ करना चाहते हैं जो कि हमारे बैकअप्स ले रहा है, अब उसके हम देखते हैं कि एनुअलाइज कॉस्ट क्या है, उसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट क्या है, कितने एम्प्लॉयज़ हमने उसे रन करने के लिए रखे हुए। तो अगर आपका पीसी या लैपटॉप कोई ज़ाया भी होता है तो आप उसे रिमोटली किसी भी मशीन को वाइप आउट कर सकते हैं, जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी है, या जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसके थ्रू जैसे ही कोई मशीन इंटरनेट के ऊपर आएगी और वो एनक्रिप्टेड है, और अगर वो कहीं भी लूज़ होती है या ज़ाया होती है, आप उसे रिमोटली आप उसे वाइप आउट कर सकते हैं। तो फिर आपने उसकी कैलकुलेट करनी होगी कि सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कितनी है, आप एनुअल उसकी कितनी पे कर रहे हैं, आपने जो स्टाफ रखा है उसकी कितनी कॉस्ट है, और फिर आप उसकी ये कैलकुलेशन निकालते हैं कि वेदर इट्स वायबल टू गो विद द सॉफ्टवेयर, या आप हार्डवेयर को टोटली देना बंद कर दें या लोगों के ऊपर उसकी पेनल्टी लगाएं। अब एज़ फार एज़ द एग्ज़ाम इज़ कंसर्न्ड, उसके अंदर वो एग्जैक्टली आपको, जैसे हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर देखा है कि पहले आइडेंटिफाई होता है, फिर असेस होता है, फिर रिस्पॉन्स एंड मॉनिटर है, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपको क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि ये सिनेरियो है, इसके अंदर आपने किस तरह कैलकुलेट करना है, आपने क्या बेस्ट स्टेप लेना है, आप किस तरह SLE कैलकुलेट करेंगे, आप किस तरह एनुअल लॉस ऑफ एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट करेंगे, या आप एनुअलाइज लॉस ऑफ एक्सपेक्टेंसी को किस तरह फोरकास्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने रिस्क मैनेजमेंट डोमेन के अंदर देखते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।